बी न्यूज पर कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। चलिए तो आपको सीधी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिस तरह से कोविड की स्थिति है उसको देखते हुए लगातार यहां पर बैठक की जा रही है और अब यूपी में सत्ता बदलने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। जो भी पद खाली हैं उनको भरने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के संग बैठक करते नजर आ रहे हैं। कोविड सुरक्षा के लिए ये बैठक की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक आप देख सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जिस तरह से कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है देश में, लेकिन यूपी के हालात फिलहाल स्थिर होते नजर आ रहे हैं और उसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बैठकों का दौर उन्होंने शुरू किया, जब से वो कोरोना से सही हुए हैं उसके बाद से लगातार वो बैठक कर रहे हैं। और इसी बीच अब एक बार फिर से अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक यहाँ पर की जा रही है और तमाम जानकारी ली जा रही है। देश में 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले। 2 लाख से ज्यादा हुए ठीक। लगातार चौथे दिन नए केस 1 लाख से कम। यूपी के 75 जिलों में आज से शुरू होगा सीरो सर्वे। सभी जिलों के लिए जाएंगे सैंपल। संक्रमित आबादी का लगाया जाएगा पता। जनता पर महंगाई की मार। 2 दिन बाद तेल की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 27 पैसे तो डीजल 28 पैसे हुआ महंगा। आरबीआई की घोषणाओं से पहले मामूली बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। 52,000 के पार खुला सेंसेक्स। निफ्टी 0.90 अंक की बढ़त पर। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो सीधे अब अहम खबरों की ओर रुख करेंगे। रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी आज इस मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि आसाराम स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहा था। कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती कराया गया था। आसाराम
साल 2013 से ही लगातार जोधपुर की सेंट्रल जेल में हैं और कई बार उन्होंने बीमारी के उपचार के बहाने से अंतरिम जमानत आवेदन पेश किया है, लेकिन आज तक ट्रायल कोर्ट ने लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बार आसाराम की कोशिशें फेल साबित हुई हैं और आज एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के 3 दिन तक लखनऊ में रहकर मंत्रियों और विधायकों से मिलने के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें इस बात की थी कि प्रदेश में तमाम निगम, आयोगों और प्रकोष्ठों में जगह खाली है और सरकार इन्हें भर नहीं रही है। इसको चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। सूत्र बताते हैं कि संगठन सरकार के साथ मिलकर इन खाली जगहों को भरने की कवायद अब शुरू कर दी है, जो कि आने वाले 1 महीने में पूरी हो जाएगी। दरअसल अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली है। बीजेपी में महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित अल्पसंख्यक मोर्चा में भी अध्यक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग, मीडिया संपर्क विभाग, प्रशिक्षण विभाग, प्रचार प्रसार विभाग में भी टीम की कमी है। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने के लिए जरूरी है कि उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी जाएं। लिहाजा अब संगठन और सरकार ने इस पर सहमति जताई है कि जल्द ही जगहों को भरा जाएगा, जिससे कि संगठन और मजबूत हो सके। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मामले हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,32,364 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 2,713 संक्रमितों की जान दी गई है। वहीं 2,07,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 77,420 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले 1,34,154 केस कोरोना के दर्ज किए गए थे और 2,887 संक्रमितों की मौत हुई थी। आज देश में लगातार 22वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 3 जून तक देश भर में 22,41,09,448 कोरोना वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। बीते दिन 28,75,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक कुल 35,74,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन 20,75,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसकी पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान 624 डॉक्टरों की इस संक्रमण से मौत हो गई है, जिनमें सबसे अधिक 109 डॉक्टरों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी जान गंवाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये जानकारी दी है। आईएमए के अनुसार इस महामारी की पहली लहर के दौरान 748 डॉक्टरों की जान चली गई थी और दूसरी लहर में 624 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। इस तरह से कोरोना संक्रमण की दोनों फेज में 1,362 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। आईएमए की कोविड-19 रजिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में 109, बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 69, राजस्थान में 43, झारखंड में 29 और आंध्र प्रदेश में 34, वहीं तेलंगाना में 32 डॉक्टरों ने इस वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में राज्यों, जिला अधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्रा ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है। इन निर्देशों के मुताबिक कोरोना से प्रभावित हर बच्चे की प्रोफाइल के साथ डाटाबेस तैयार करना होगा। बच्चों के डाटाबेस को ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। साथ ही राज्यों को एक स्थानीय हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। बाल देखभाल संस्थानों को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बच्चों को मनोवैज्ञान मदद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएम को सौंपी गई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's, 3 T's, ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज को साझा करने का ग्लोबल एलोकेशन प्लान बनाया है। ये वैक्सीन अमेरिका के पड़ोसी और सहयोगी देशों को दी जाएगी। वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को ऐलान किया कि भारत इस वैक्सीन आवंटन प्लान में एक बड़ा हिस्सा होगा। इसके तहत भारत की बड़ी संख्या में वैक्सीन मिलने की उम्मीद भी है। अमेरिका द्वारा पहले घोषित किए गए 8 करोड़ वैक्सीन से ये पहली खेप है। इसके अलावा कुछ पीएम मोदी और कमला हैरिस के बीच बातचीत हुई है। इसको लेकर भी यूएसए के भारतीय राजदूत ने जानकारी दी है। President Biden has announced today global allocation plan of 25 million vaccines. This is the first tranche out of total 80 million vaccines announced earlier by the United States. The distribution is under 2 categories. A, through COVAX initiative, and B, directly to neighbors and partner countries. Now, India will figure in both categories and will get vaccines as per allocation under COVAX and direct supply. So first would be the COVAX initiative, in which India is included in Asia. And second, through direct supply to neighbors and partner countries that include India, Korea, Canada, and Mexico. The US administration has stated that rest of tranches are expected soon. Today, the United States also announced removal of the Defense Production Act, which means no more priority supply will now be required, and this will further smoothen the supply chains for vaccine manufacturing, particularly for AstraZeneca. And Vice President Harris called Prime Minister Modi. It was a positive and warm conversation. You will recall that Vice President Kamala Harris was there during both the Quad and climate change summits. Prime Minister thanked Vice President Kamala Harris for the assurance of vaccine supply to India. Prime Minister also appreciated the support and solidarity from the US government, industry, Congress, and diaspora. They talked about the efforts to further strengthen India-US partnership in vaccines and other areas for global. वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। So discuss. ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के
के बाद एक बार फिर से एनपी न्यूज पर स्वागत है आप सभी का। आप खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत समेत दुनिया के कई बड़े देश इस वक्त कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने युवाओं पर सबसे ज्यादा कहर बरपाया। अब संभावना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी। हालांकि भारत में टीकों की कमी की वजह से युवाओं का ही टीकाकरण नहीं हो पा रहा, तो बच्चों के लिए टीकाकरण सोचना अभी दूर की बात है। लेकिन इन सबके बीच अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के कई अमीर देशों ने 12 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। कई देशों का कहना है कि वो इस साल नए सत्र की शुरुआत होने से पहले ही 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों का टीकाकरण कर देंगे, ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इस देशों का कहना है कि महामारी की वजह से बार बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं और परीक्षाएं भी टालनी पड़ती हैं, जो बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं है। कोरोना से ठीक होने के 3 दिन बाद फिर से फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है और गुरुवार दोपहर को ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उन्हें चंडीगढ़ स्थित पीजीआई के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें वहां के आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया है। पीजीआई के प्रवक्ता प्रोफेसर अशोक कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन लेवल गिर जाने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया है। आईसीयू में वो फिलहाल भर्ती हैं। उन्हें दोपहर 3:35 पर एडमिट कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह का हाल जाना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण की पड़ताल के लिए आज से सीरो सर्वे शुरू हो रहा है। सीरो सर्वे प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा। सर्वे के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कोरोना का कितना संक्रमण फैला और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ है। यही नहीं, इससे ये भी सामने आएगा कि कितने लोगों की कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। बीते सोमवार को इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ एक बैठक की थी। बैठक में सीरो सर्वे की तैयारियों का जायजा लिया गया था। इस दौरान अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया था कि सर्वे को लेकर कार्य योजना तैयार की जा चुकी है।
सैंपलिंग कर ली गई है और आयु सहित विभिन्न मानकों पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, जिसके चलते प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के अतिरिक्त अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों की भर्ती करने और उनको समय से इलाज की सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद कोरोना के इतर अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सामान्य मरीज भी अस्पतालों में डॉक्टर को दिखा सकेंगे। उचित परामर्श हासिल कर ऑपरेशन कराना उनके लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिन मरीजों के ऑपरेशन 3 महीने से रुके हुए हैं, उनके ऑपरेशन भी अब हो सकेंगे। वहीं यूपी के मैनपुरी के थाना किशनपुर पुलिस को गौकशी की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक का पीछा किया। इस दौरान मैनपुरी इटावा बॉर्डर स्थित खिदरपुर मैनपुरी सीमा फरीजी गांव के पास ट्रक को संतुलन बिगड़ने पर पलट लिया गया। इससे ट्रक में सवार पशुओं में से 5 बछड़ों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 20 गायों को जिंदा निकालकर नजदीकी गौशाला को सौंप दिया है। गौरतलब हो कि ट्रक में भरे हुए गायों और बछड़ों को इटावा की तरफ गौकशी के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक और क्लीनर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। तो वहीं पुलिस ने ट्रक स्वामी नौशाद खां और एक अज्ञात चालक के विरुद्ध गौकशी निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जब ये ट्रक आता हुआ दिखाई दिया तो इसको पुलिस ने पीछा किया। यह ट्रक बहुत तेजी से इटावा रोड पे चला गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुख यूपी के नोएडा का करेंगे, जहां पर फेज 2 कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 100 किलो गांजा भी बरामद किया गया। पुलिस ने पकड़े गए गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई है। पुलिस ने इनके पास से एक कार भी बरामद की है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नोएडा में नशीले पदार्थ की बड़ी खेप आने वाली है। सूचना मिलने पर पुलिस मंत्री के पीछे सर्विस रोड पर अलर्ट हो गई थी। इसी दौरान पुलिस ने जांच के लिए एक कार को रोका। चेकिंग के दौरान कार से 100 किलो गांजा बरामद किया गया। एडिशनल डीएसपी सेंट्रल जोन नोएडा अंकुर अग्रवाल ने बताया कि मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। थाना फेज 2 द्वारा 100 किलो गांजा रिकवर किया गया है। इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया और एक स्विफ्ट गाड़ी को भी सीज किया गया है। कोर्ट में आपको जानकारी होगी कि कुछ पुड़िया बेचने वाले लोगों को 3-4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उनकी इंटरोगेशन बाद पता लगा था कि उनको सप्लाई जिससे आती है उसके ऊपर भी दबिश दी गई थी और उसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष अरेस्ट हुए थे और 10 किलो गांजा रिकवर हुआ था। उनकी फर्दर इंटरोगेशन जब इन लोगों की एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। यूपी में दबंगों की दबंगई आए दिन देखने को मिल रही है। दबंगों में पुलिस और प्रशासन का खौफ लगातार कम होता जा रहा है, जिसके चलते मारपीट और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने से भी ये बदमाश नहीं कतराते। ताजा मामला अमेठी का है, जहां गणेशलाल भरेठा गांव में दबंगों ने 35 साल के युवक को घर में बंद करके जमकर पीटा। इतना ही नहीं, परिजनों ने दबंग पर पिटाई के बाद युवक को जहर खिलाने का भी आरोप लगाया है। वहीं इलाज के लिए सुल्तानपुर से लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। वहीं यूपी के बिजनौर में दबंगों ने एक बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई की। मामला बिजनौर के थाना सियोहारा का है, जहां बेखौफ गुंडों ने बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। केरल में मानसून पहुंचने के बाद धीरे धीरे ये शेष हिस्से में भी पहुंच रहा है। वहीं दिल्ली में गर्मी लगातार बनी हुई है और यूपी में बारिश से लोगों को राहत मिली है। उधर बिहार झारखंड में आज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण और मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा मानसून तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों सहित दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी पहुंचेगा। तो लोगों को एक बार फिर से गर्मी से राहत मिलने जा रही है। जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, फिलहाल लगातार गर्मी दिल्ली और यूपी में बनी हुई है, लेकिन बारिश के आसार जिस तरह से मौसम विभाग ने जताए हैं, उसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। दिल्ली तक ये मानसून कब तक पहुंचेगा, इसकी फिलहाल जानकारी मौसम विभाग ने नहीं दी है, लेकिन कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर। और बिहार झारखंड में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। दिल्ली और यूपी वालों को अब फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो सीधे अब अहम खबरों की ओर रुख करेंगे। रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी आज इस मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि आसाराम स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहा था। कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती कराया गया था। आसाराम साल 2013 से ही लगातार जोधपुर की सेंट्रल जेल में हैं और कई बार उन्होंने बीमारी के उपचार के बहाने से अंतरिम जमानत आवेदन पेश किया है, लेकिन आज तक ट्रायल कोर्ट ने लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बार आसाराम की कोशिशें फेल साबित हुई हैं और आज एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के 3 दिन तक लखनऊ में रहकर मंत्रियों और विधायकों से मिलने के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें इस बात की थी कि प्रदेश में तमाम निगम, आयोगों और प्रकोष्ठों में जगह खाली है और सरकार इन्हें भर नहीं रही है। इसको चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। सूत्र बताते हैं कि संगठन सरकार के साथ मिलकर इन खाली जगहों को भरने की कवायद अब शुरू कर दी है, जो कि आने वाले 1 महीने में पूरी हो जाएगी। दरअसल अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली है। बीजेपी में महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित अल्पसंख्यक मोर्चा में भी अध्यक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग, मीडिया संपर्क विभाग, प्रशिक्षण विभाग, प्रचार प्रसार विभाग में भी टीम की कमी है। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने के लिए जरूरी है कि उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी जाएं। लिहाजा अब संगठन और सरकार ने इस पर सहमति जताई है कि जल्द ही जगहों को भरा जाएगा, जिससे कि संगठन और मजबूत हो सके। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मामले हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,32,364 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 2,713 संक्रमितों की जान दी गई है। वहीं 2,07,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 77,420 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले 1,34,154 केस कोरोना के दर्ज किए गए थे और 2,887 संक्रमितों की मौत हुई थी। आज देश में लगातार 22वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 3 जून तक देश भर में 22,41,09,448 कोरोना वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। बीते दिन 28,75,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक कुल 35,74,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन 20,75,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसकी पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान 624 डॉक्टरों की इस संक्रमण से मौत हो गई है, जिनमें सबसे अधिक 109 डॉक्टरों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी जान गंवाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये जानकारी दी है। आईएमए के अनुसार इस महामारी की पहली लहर के दौरान 748 डॉक्टरों की जान चली गई थी और दूसरी लहर में 624 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। इस तरह से कोरोना संक्रमण की दोनों फेज में 1,362 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। आईएमए की कोविड-19 रजिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ। जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से एनपी न्यूज पर स्वागत है आप सभी का। आप खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत समेत दुनिया के कई बड़े देश इस वक्त कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने युवाओं पर सबसे ज्यादा कहर बरपाया। अब संभावना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी। हालांकि भारत में टीकों की कमी की वजह से युवाओं का ही टीकाकरण नहीं हो पा रहा, तो बच्चों के लिए टीकाकरण सोचना अभी दूर की बात है। लेकिन इन सबके बीच अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के कई अमीर देशों ने 12 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। कई देशों का कहना है कि वो इस साल नए सत्र की शुरुआत होने से पहले ही 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों का टीकाकरण कर देंगे, ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। इस देशों का कहना है कि महामारी की वजह से बार बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं और परीक्षाएं भी टालनी पड़ती हैं, जो बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं है। कोरोना से ठीक होने के 3 दिन बाद फिर से फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है और गुरुवार दोपहर को ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उन्हें चंडीगढ़ स्थित पीजीआई के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें वहां के आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया है। पीजीआई के प्रवक्ता प्रोफेसर अशोक कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन लेवल गिर जाने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया है। आईसीयू में वो फिलहाल भर्ती हैं। उन्हें दोपहर 3:35 पर एडमिट कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह का हाल जाना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज को साझा करने का ग्लोबल एलोकेशन प्लान बनाया है। ये वैक्सीन अमेरिका के पड़ोसी और सहयोगी देशों को दी जाएगी। वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को ऐलान किया कि भारत इस वैक्सीन आवंटन प्लान में एक बड़ा हिस्सा होगा।
इसके तहत भारत की बड़ी संख्या में वैक्सीन मिलने की उम्मीद भी है। अमेरिका द्वारा पहले घोषित किए गए 8 करोड़ वैक्सीन से ये पहली खेप है। इसके अलावा कुछ पीएम मोदी और कमला हैरिस के बीच बातचीत हुई है, इसको लेकर भी यूएसए के भारतीय राजदूत ने जानकारी दी है। President Biden has announced today global allocation plan of 25 million vaccines. This is the first tranche out of total 80 million vaccines announced earlier by the United States. The distribution is under two categories: A, through COVAX initiative, and B, directly to neighbors and partner countries. Now, India will figure in both categories and will get vaccines as per allocation under COVAX and direct supply. So first would be the COVAX initiative, in which India is included in Asia. And second, through direct supply to neighbors and partner countries that include India, Korea, Canada, and Mexico. The US administration has stated that rest of tranches are expected soon. Today, the United States also announced removal of the Defense Production Act, which means no more priority supply will now be required, and this will further smoothen the supply chains for vaccine manufacturing, particularly for AstraZeneca. And Vice President Harris called Prime Minister Modi. It was a positive and warm conversation. You will recall that Vice President Kamala Harris was there during both the Quad and climate change summits. Prime Minister thanked Vice President Kamala Harris for the assurance of vaccine supply to India. Prime Minister also appreciated the support and solidarity from the US government, industry, Congress, and diaspora. They talked about the efforts to further strengthen India-US partnership in vaccines and other areas for global. वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। To discuss ब्रेक के बाद एक बार फिर से एनपी न्यूज पर स्वागत है आप सभी का। आप खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत समेत दुनिया के कई बड़े देश इस वक्त कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने युवाओं पर सबसे ज्यादा कहर बरपाया। अब संभावना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी। हालांकि भारत में टीकों की कमी की वजह से युवाओं का ही टीकाकरण नहीं हो पा रहा, तो बच्चों के लिए टीकाकरण सोचना अभी दूर की बात है। लेकिन इन सबके बीच अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के कई अमीर देशों ने 12 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। कई देशों का कहना है कि वो इस साल नए सत्र की शुरुआत होने से पहले ही 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों का टीकाकरण कर देंगे, ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। इस देशों का कहना है कि महामारी की वजह से बार बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं और परीक्षाएं भी टालनी पड़ती हैं, जो बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं है। कोरोना से ठीक होने के 3 दिन बाद फिर से फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है और गुरुवार दोपहर को ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उन्हें चंडीगढ़ स्थित पीजीआई के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें वहां के आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया है। पीजीआई के प्रवक्ता प्रोफेसर अशोक कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन लेवल गिर जाने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया है। आईसीयू में वो फिलहाल भर्ती हैं। उन्हें दोपहर 3:35 पर एडमिट कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।
वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह का हाल जाना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण की पड़ताल के लिए आज से सीरो सर्वे शुरू हो रहा है। सीरो सर्वे प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा। सर्वे के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कोरोना का कितना संक्रमण फैला और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ है। यही नहीं, इससे ये भी सामने आएगा कि कितने लोगों की कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। बीते सोमवार को इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ एक बैठक की थी। बैठक में सीरो सर्वे की तैयारियों का जायजा लिया गया था। इस दौरान अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया था कि सर्वे को लेकर कार्य योजना तैयार की जा चुकी है, सैंपलिंग कर ली गई है और आयु सहित विभिन्न मानकों पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, जिसके चलते प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के अतिरिक्त अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों की भर्ती करने और उनको समय से इलाज की सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद कोरोना के इतर अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सामान्य मरीज भी अस्पतालों में डॉक्टर को दिखा सकेंगे। उचित परामर्श हासिल कर ऑपरेशन कराना उनके लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिन मरीजों के ऑपरेशन 3 महीने से रुके हुए हैं, उनके ऑपरेशन भी अब हो सकेंगे। वहीं यूपी के मैनपुरी के थाना किशनपुर पुलिस को गौकशी की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक का पीछा किया। इस दौरान मैनपुरी इटावा बॉर्डर स्थित खिदरपुर मैनपुरी सीमा फरीजी गांव के पास ट्रक को संतुलन बिगड़ने पर पलट लिया गया। इससे ट्रक में सवार पशुओं में से 5 बछड़ों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 20 गायों को जिंदा निकालकर नजदीकी गौशाला को सौंप दिया है। गौरतलब हो कि ट्रक में भरे हुए गायों और बछड़ों को इटावा की तरफ गौकशी के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक और क्लीनर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। तो वहीं पुलिस ने ट्रक स्वामी नौशाद खां और एक अज्ञात चालक के विरुद्ध गौकशी निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जब ये ट्रक आता हुआ दिखाई दिया तो इसको पुलिस ने पीछा किया। यह ट्रक बहुत तेजी से इटावा रोड पे चला गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुख यूपी के नोएडा का करेंगे, जहां पर फेज 2 कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 100 किलो गांजा भी बरामद किया गया। पुलिस ने पकड़े गए गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई है। पुलिस ने इनके पास से एक कार भी बरामद की है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नोएडा में नशीले पदार्थ की बड़ी खेप आने वाली है। सूचना मिलने पर पुलिस मंडी के पीछे सर्विस रोड पर अलर्ट हो गई थी। इसी दौरान पुलिस ने जांच के लिए एक कार को रोका। चेकिंग के दौरान कार से 100 किलो गांजा बरामद किया गया। एडिशनल डीएसपी सेंट्रल जोन नोएडा अंकुर अग्रवाल ने बताया कि मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। थाना फेज 2 द्वारा 100 किलो गांजा रिकवर किया गया है, जिसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया और एक स्विफ्ट गाड़ी को भी सीज किया गया है। कोर्ट में आपको जानकारी होगी कि कुछ पुड़िया बेचने वाले लोगों को 3-4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उनकी इंटरोगेशन बाद पता लगा था कि उनको सप्लाई जिससे आती है उसके ऊपर भी दबिश दी गई थी और उसमें 2 महिलाएं और 2 पुलिस अरेस्ट हुए थे और 10 किलो गांजा रिकवर हुआ था। उनकी फर्दर इंटरोगेशन जब इन लोगों की। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। यूपी में दबंगों की दबंगई आए दिन देखने को मिल रही है। दबंगों में पुलिस और प्रशासन का खौफ लगातार कम होता जा रहा है, जिसके चलते मारपीट और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने से भी ये बदमाश नहीं कतराते। ताजा मामला अमेठी का है, जहां गणेशलाल भरेठा गांव में दबंगों ने 35 साल के युवक को घर में बंद करके जमकर पीटा। इतना ही नहीं, परिजनों ने दबंग पर पिटाई के बाद युवक को जहर खिलाने का भी आरोप लगाया है। वहीं इलाज के लिए सुल्तानपुर से लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। वहीं यूपी के बिजनौर में दबंगों ने एक बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई की। मामला बिजनौर के थाना सियोहारा का है, जहां बेखौफ गुंडों ने बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। केरल में मानसून पहुंचने के बाद धीरे धीरे ये शेष हिस्से में भी पहुंच रहा है। वहीं दिल्ली में गर्मी लगातार बनी हुई है और यूपी में बारिश से लोगों को राहत मिली है। उधर बिहार झारखंड में आज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण और मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा मानसून तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों सहित दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी पहुंचेगा। तो लोगों को एक बार फिर से गर्मी से राहत मिलने जा रही है। जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, फिलहाल लगातार गर्मी दिल्ली और यूपी में बनी हुई है, लेकिन बारिश के आसार जिस तरह से मौसम विभाग ने जताए हैं, उसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। दिल्ली तक ये मानसून कब तक पहुंचेगा, इसकी फिलहाल जानकारी मौसम विभाग ने नहीं दी है, लेकिन कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर। और बिहार झारखंड में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। दिल्ली और यूपी वालों को अब फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ
कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकीए तो तुसी देखो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ और ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ कंट्रोल आ सकती है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यूपी में कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए 2 महीने से बंद ओपीडी खोलने